बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं मोहम्मद ज़हीर सिद्दीकी। टाइम टू टाइम हम आपकी खिदमत में डिफरेंट अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़, हाई राइज से रिलेटेड प्लॉट के ऑप्शंस और डिफरेंट अट्रैक्टिव बने बनाए कर और इस तरह की ऑप्शंस आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। आज की वीडियो जो है वो इससे थोड़ा सा हटके इन अ सेंस कि वी आर गोइंग टू डिस्कस टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लाहौर स्काई मॉल, जो कि टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, बहुत हॉट प्रोजेक्ट है। टॉपिक को चूज़ करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मोस्ट ऑफ द टाइम या तो हमारे कंसल्टेंट जो होते हैं, रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स, वो भी कस्टमर्स को प्रॉपर्ली गाइड नहीं करते कि टर्म्स एंड कंडीशंस इस प्रोजेक्ट में आप कोई भी यूनिट बुक करते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, और ना ही हमारे जो रिस्पेक्टेड वैल्यूड क्लाइंट्स हैं वो भी इस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस डिटेल के अंदर स्टडी की जाए, ताकि आने वाले वक्त में आपको जो इसके अंदर एक किस्म की आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं, इनके जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपकी इंस्टॉलमेंट लेट हो जाती है तो आपके साथ क्या डेवलपर वगैरह सलूक करेंगे। अगर आप फर्ज कर लें कैंसिलेशन की तरफ जाना चाहते हैं, आपके पास बजट का इशू आ रहा है और अगर आप अपने अपार्टमेंट को कैंसिल करना चाहते हैं तो तब आपको कितनी रकम रिफंड होगी। आपके यूनिट से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन और पॉलिसीज़ जो हैं वो इस टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर ऑलरेडी मेंशन की जाती है। आजकल के दौर में एक बहुत ज़्यादा चीज़ यहाँ पे ये भी काउंट कर रही होती है एस्केलेशन चार्जेस, कि व्हेन द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, आया कि वो कोई एस्केलेशन चार्जेस लाइक डॉलर का रेट बढ़ गया, सरिया का रेट बढ़ गया, तो जिस प्राइस के ऊपर फर्ज कर लें आपने 2 या 3 साल 4 साल पहले बुकिंग करवाई थी, 4 साल के बाद एस्केलेशन चार्जेस की क्या उसके अंदर शिक हो सकती है। यूटिलिटी बिल्स के जो फर्ज कर लें आपके मीटर्स वगैरह लगने होते हैं, उससे रिलेटेड कंपनी की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, क्या उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे या कंपनी उसको बियर करेगी। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर मेंशन की हुई होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे हम लोगों ने पहले जिक्र किया कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स और कस्टमर दोनों इस चीज़ को एक किस्म का अवॉइड कर जाते हैं, इसको इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते, और जब वो चीज़ उनके सर पे पड़ती है तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनके माइंड में जाता है कि ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं थी, ना ही हमें किसी ने बताई थी। विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने की और इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे जो एंड यूज़र्स हैं और हमारे जो रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स हैं उनके माइंड के अंदर ये वीडियो देखने के बाद एक प्रॉपर इमेज डेवलप हो जाए कि व्हाट काइंड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस लाहौर स्काई मॉल्स डेवलपर, ओजी डेवलपर्स हैव सेट फॉर देम। बुकिंग फॉर्म के बैक साइड के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये टर्म्स एंड कंडीशंस की पूरी एक स्लॉट आ जाती है, जो कि ऑलमोस्ट 30 के करीब है, 30 के करीब ये टर्म्स एंड कंडीशंस है ऑल टुगेदर। सो टॉपिक कुछ इस तरह का है कि ये 30 पॉइंट डिस्कस करने की वजह से वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, तो आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि लाहौर स्काई की आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन सारी की सारी आपके माइंड में हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो आप इसको अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस का पॉइंट नंबर 1 जो है उसके अंदर अगर हम देखते हैं, एलोकेशन ऑफ एनी यूनिट ऑफ द प्रोजेक्ट इज प्रोविजनल एंड विल बी कंफर्म्ड ओनली आफ्टर रिसीविंग डाउन पेमेंट। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी बुकिंग करवाते हैं, लाइक आप टोकन देके कोई यूनिट होल्ड करते हैं, अनटिल एंड अनलेस उसकी डाउन पेमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती, वो आपका एक प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको मिलेगी, वो यूनिट आपका कंफर्म नहीं होगा। मतलब कि डाउन पेमेंट कंफर्म करने के बाद आपका यूनिट कंफर्म होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू पॉइंट नंबर 2, द पोजेशन एंड ओनरशिप ऑफ द यूनिट शैल रिमेन विद ओजी डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड अंटिल द फुल पेमेंट इज पेड बाय द एप्लीकेंट इंक्लूडिंग सर्विस चार्जेस फॉर यूटिलिटीज एंड डॉक्यूमेंट चार्जेस। इस पॉइंट के अंदर ये कहा गया है कि ओजी डेवलपर की ही ओनरशिप रहेगी जब तक आप अपनी फुल पेमेंट जो है कंप्लीट नहीं कर देते, इंक्लूडिंग सर्विस चार्जेस फॉर यूटिलिटीज़ एंड डॉक्यूमेंट चार्जेस। मतलब कि आपके जो सर्विस चार्जेस हैं और डॉक्यूमेंट चार्जेस हैं वो जब तक आप क्लियर नहीं करते इंक्लूडिंग योर फुल पेमेंट, तब तक ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट विल बी ओजी डेवलपर उसको ऑन करेंगे जब तक आपके सारे ये चार्जेस क्लियर नहीं हो जाते। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो इसमें द प्राइस ऑफ द यूनिट डज नॉट इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटीज एंड पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टैक्सेस, सच एक्स्ट्रास विल बी पेड बाय द एप्लीकेंट ऑन डिमांड। इसके अंदर ये मेंशन किया गया कि इसके अंदर जो डिफरेंट किस्म के टैक्सेस और स्टैम्प ड्यूटीज और मल्टीपल जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ये इसके अंदर एडिड नहीं है। जो पेमेंट प्लान आपके साथ शेयर किया है, जो मंथली इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हैं, उसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूड नहीं है। सच एक्स्ट्रा चार्जेस विल बी पेड बाय द एप्लीकेंट ऑन डिमांड। ये तमाम चार्जेस एप्लीकेंट पे करेगा डेवलपर की डिमांड के ऊपर। तो अगर आप फर्स्ट कर लें अपने अपार्टमेंट की रजिस्ट्री वगैरह करवाना चाह रहे हैं और उसके जो डिफरेंट किस्म के चार्जेस आएंगे वो क्लाइंट को पे करने होंगे, ना कि ओजी डेवलपर्स को। आपके पास जो पेमेंट प्लान आया हुआ है जिसके मुताबिक आप अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट और बाई एनुअल इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे कर रहे हैं, वो यूनिट की प्राइस है, ना कि उसकी लाइक टैक्सेस और ट्रांसफर फीस और स्टैम्प ड्यूटीज की। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो इसमें अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ यूनिट द एप्लीकेंट शैल आल्सो पे कनेक्शन एंड मीटर चार्जेस ऑफ वाटर, गैस, सीवरेज सिस्टम एंड अदर यूटिलिटीज विद इन 30 days ऑन डिमांड बाय द डेवलपर एंड इन नो सर्कमस्टांसेस विल बी
रिफंडेबल। पॉइंट नंबर 4 के अंदर ये कहा गया है कि आपके ये जो चार्जेस आप पे कर रहे हैं इसके अंदर आपके बिजली के मीटर के, इसके साथ आपके सीवरेज के, फर्ज कर लें आपके जो पानी का, वो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं हैं। जब आपको डेवलपर डिमांड करेगा इन सारी चीज़ों के लिए, आपको 30 डेज़ के अंदर वो पेमेंट करनी होगी और वो रिफंडेबल नहीं होगी। वो पेमेंट आपको सबमिट करवानी होगी डेवलपर को। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर इनकम टैक्स विल बी चार्ज एज पर प्रीवेलिंग लॉ। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और आपको पोजेशन हैंड ओवर हो जाता है तो उस वक्त जो ट्रांसफर फीस और टैक्सेस होंगे गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए, वो उसके अकॉर्डिंगली आपको चार्ज किए जाएंगे। आफ्टर टेकिंग पोजेशन ऑफ द यूनिट द एप्लीकेंट विल पे सर्विस चार्जेस पर मंथ ऑन अकाउंट ऑफ मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। द चार्जेस विल बी चार्ज अकॉर्डिंग टू द टोटल एरिया ऑफ द यूनिट। जब आपको पोजेशन मिल जाता है, आप वहाँ पे रिहाइश रख लेते हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, अगर आप कमर्शियल यूनिट लेते हैं तो उसके बाद सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं जो काफ़ी एक नॉमिनल से चार्जेस होते हैं आपके कॉमन एरियाज को, आपके इलेक्ट्रिसिटी बैकअप को, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। ये चार्जेस डिपेंड करेंगे आपके यूनिट के साइज़ के ऊपर और आपकी कि आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो उसके अकॉर्डिंगली डेवलपर सेट करके आपको ये चीज़ बताएगा कि दैट दिस मच चार्जेस यू आर गोइंग टू पे अगेंस्ट योर यूनिट। तो वो चार्जेस आपको पर मंथ पे करने पड़ेंगे, लेकिन उसके बदले में आपको सफाई सुथराई, आपका गार्बेज कलेक्शन, ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ जो हैं उसके अंदर आपको मिल रही होंगी। पॉइंट नंबर 7 पे मूव करते हैं। ऑजी डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड विल चार्ज ट्रांसफर फी अकॉर्डिंग टू साइज टाइप ऑफ द यूनिट। ऑजी डेवलपर जो है ट्रांसफर फीस अकॉर्डिंग टू साइज और टाइप मतलब कि कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है वो, और साइज़ कितना है, 1 बेड है, स्टूडियो है, 2 बेड है, 3 बेड है, उसके अकॉर्डिंगली जो ट्रांसफ़र फीस है वो सेट करेंगे, चार्ज करेंगे। द यूनिट विल बी एलिजिबल फॉर ट्रांसफ़र। यूनिट जो है ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल तभी होगा दैट इट्स ऑल इंस्टॉलमेंट्स एंड अदर ड्यूज आर क्लियर अंटिल द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। कि जब ट्रांसफ़र की डेट होगी, जब आप किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपके पिछले सारे अकाउंट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, इंक्लूडिंग फर्स्ट कर लें आपकी सारी इंस्टॉलमेंट पेड होनी चाहिए। अगर आपकी बाई एनुअल 6 मंथ्स के बाद जो इंस्टॉलमेंट आ रही हैं वो भी पेड होनी चाहिए। आपका लेजर 0 होना चाहिए एट दैट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रांसफर द यूनिट टू एनी अदर पर्सन। एनी ट्रांसफर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डेवलपर शैल बी कंसीडर्ड वॉइड। अगर आप कोई भी ट्रांसफ़र डेवलपर को लूप में लिए बगैर, उनके SOPs को फॉलो किए बगैर कोई भी ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो वॉइड डिक्लेयर होगी और वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। मूविंग फॉरवर्ड टू पॉइंट नंबर 8, इफ द एप्लीकेंट विशेस टू रेंट आउट हिज हर प्रॉपर्टी द रेंटल एग्रीमेंट will be accordance to the terms and conditions set by Aussie Developers Private Limited। और जब आपको पोजेशन मिल जाता है, अगर आप अपनी रिहाइश नहीं रखना चाहते और इसको रेंट आउट करना चाहते हैं, तो रेंट आउट करने के लिए भी आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं Aussie Developers की तरफ से आपको जारी की जाएंगी, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए आप उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 इज दैट इन केस एनी एप्लीकेंट्स desire to get a refund of the surrender his her unit for any reason, the amount received against that particular unit shall be refunded in 3 months after 10% deduction of total unit value। पॉइंट नंबर 9 के अंदर ये एलेबोरेट किया गया रिफंड पॉलिसी। अगर आप अपने अपार्टमेंट का किसी भी स्टेज के ऊपर रिफंड लेना चाहते हैं तो इसके अंदर ये मेंशन किया गया क्लियरली कि आपके जो टोटल अमाउंट है, नॉट पेड अमाउंट, आपकी जो टोटल अमाउंट यूनिट की होगी उसके ऊपर 10% की डिडक्शन होगी और जो अमाउंट आपने पे की होगी उसमें से वो 10% डिडक्ट करने के बाद आपको विद इन 3 मंथ्स टाइम आपका जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इन शेप ऑफ चेक्स, लेकिन दैट विल बी हैंडेड ओवर टू यू विद इन 3 मंथ्स टाइम। 3 महीने का टाइम उसके अंदर रिक्वायर्ड होगा रिफंड के लिए, प्लस 10% डिडक्शन ऑन टोटल अमाउंट। पॉइंट नंबर 10 की बात करें तो इसमें द payment of installment shall be made according to the payment schedule by Aussie Developer Private Limited. If the applicants fail to pay 3 consecutive installments, the developer reserve the right to cancel the booking without any notice. पॉइंट नंबर 10 की बात करें तो इसके अंदर इंस्टॉलमेंट का जिक्र किया गया कि अगर आप इंस्टॉलमेंट लेट पे करते हैं और आपकी कंसेक्यूटिव यानी कि मतवातर आपकी 3 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो मिसिंग हो जाती हैं, आप 3 इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते, तो उस सूरत में ऑजी डेवलपर नोटिस के बगैर, आपको इंटीमेट किए बगैर आपके अपार्टमेंट को या आपके यूनिट को कैंसिल करने का राइट रखते हैं। द डिपॉजिटेड अमाउंट बाय द एप्लीकेंट शैल बी रिफंडेड आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ मिस्ड इंस्टॉलमेंट एंड 15% डिडक्शन ऑफ टोटल यूनिट वैल्यू। अब इसके अंदर ये कह रहे हैं कि जो अमाउंट आपने पे की होगी और जिस डेट को आपने अपनी इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दी होगी, उस वक्त से लेके अगले 6 महीने के टाइम के अंदर
15% आपके टोटल अमाउंट की डिडक्शन होने के बाद, जो अमाउंट आपने पे की होगी उसमें से डिडक्ट करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट आपको जो है वो हैंड ओवर कर दी जाएगी विद इन 6 मंथ्स टाइम। मूविंग फॉरवर्ड टू पॉइंट नंबर 11, दैट नो क्लेम अदरवाइज विल बी मेड बाय ऑन डेवलपर बाय एप्लीकेंट इफ द डेवलपर इंटरप्ट्स द कंस्ट्रक्शन वर्क और इज unable to keep the schedule due to force majeure, war, natural calamities, civil unrest or any event over which the developer has no power। इस पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि कोई भी ऐसी सूरत हाल जिसके अंदर किसी इंसान का कोई कह लें कि अमल दखल या दोष नहीं होता, जब बेबस हो जाता है, या मुल्की सूरत हाल, खाना जंगी, जैसे आपका कोई कुदरती आफात, इस तरह की सिचुएशन, जस्ट लाइक आप एक एग्जाम्पल, जस्ट आप कोरोना की एग्जांपल ले लें जो हमारी एक कह लें कि भी आंखों से गुजरी है सारी सिचुएशन। उस सूरत हाल में जब बिल्कुल सारी चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं और किसी को काम पे जाने की, आने जाने की और सोशल गैदरिंग की किसी भी किस्म की इजाज़त नहीं है, तो खुदा ना खास्ता इस तरह की अगर सूरत हाल पेश आती है तो अगर डेवलपर उस सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए अपनी कंस्ट्रक्शन रोक देते हैं जस्ट फॉर दैट रीज़न कि उस वक्त काम करने की इजाज़त ही नहीं है या माहौल ही नहीं है, तो उस सूरत में जो हमारे एप्लीकेंट्स होंगे, जो इन्वेस्टर्स होंगे, वो डेवलपर के ऊपर किसी भी किस्म का क्लेम करने के मजाज नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 12 के अंदर बताया गया द टोटल एरिया ऑफ यूनिट कंसिस्ट ऑफ एन एरिया एज प्रिस्क्राइब्ड इन द बुकिंग फॉर्म एंड शेयर इन द कॉमन एरिया। द एरिया विल वेरी अकॉर्डिंग टू द यूनिट टाइप बट द पार्किंग एरिया एंड शेयर इन द कॉमन एरिया विल रिमेन द सेम। इसके अंदर ये बताया गया कि जो बुकिंग फॉर्म के ऊपर आपको यूनिट नंबर के अगेंस्ट साइज मेंशन किया गया है वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस उसके अंदर साइजेस के अंदर हो सकता है व्हेन इट विल बी डिलीवर्ड, जब आपको पोजेशन मिलेगा, लेकिन वो भी आपका अकॉर्डिंग टू, अगर आपको स्क्वायर फीट कुछ ज़्यादा मिल रहे हैं तो आपको कुछ थोड़े से पैसे जो अकॉर्डिंग टू योर बुकिंग चार्ज कर लिए जाएंगे। अगर एरिया उससे कुछ थोड़ा सा 2, 4, 5 स्क्वायर फीट फर्स्ट कर ले कम निकल रहा है तो आपके पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। बट आपका जो पार्किंग का एरिया और जो कॉमन एरिया है वो वैसे का वैसे ही 100% वो जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो डिज़ाइंड है, जो आपके इनकी ग्रोस एरिया जो है वो आपको वही का वही पड़ेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह एज सच नहीं हो। पॉइंट नंबर 13 के अंदर बताया गया कि डेवलपर और एप्लीकेंट दोनों एक लीगल एग्रीमेंट के तहत बाउंड होंगे और उसके अंदर मेंशन किया हुआ होगा दैट कॉन्ट्रैक्ट विल एड्रेस द स्पेसिफिकेशन ऑफ द यूनिट इन डिटेल। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूनिट की डिटेल्स जो है वो एडवांस में आपको एलैबोरेट की हुई होंगी, उसके अंदर सारा कुछ रिटर्न होगा। पॉइंट नंबर 14 सेज द प्राइस इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिट and development work. The standard price for the standard specification of construction that will be mentioned in the contract. Any changes in the specification will amend the price accordingly. इसके अंदर पॉइंट नंबर 14 में ये बताया गया कि जो प्राइस प्लान आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीज़ें और सारी वो मेंशन की हुई हैं कि आपको इस प्राइस के अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। मतलब कि अगर इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई किया जाए तो आपको फिनिश्ड फॉर्म के अंदर ये अपार्टमेंट्स वगैरह ऑफर किए जा रहे हैं, उसके अंदर फर्निशिंग जो है वो शामिल नहीं होगी। अगर आप फर्निशिंग की तरफ जाते हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस अगर डेफिनेटली वो बनेंगे तो वो आपको एक्स्ट्रा से पे करने पड़ेंगे। अब फिनिशिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर आपको रेडी टू यूज़ चीज़ें मिलती हैं, लाइक आपका सीलिंग वर्क, आपका टाइल्स, आपका डोर्स, आपके डोर्स के हैंडल, ईच एंड एवरीथिंग जो होती है वो रेडी होती है। ओनली मूवेबल आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो होती हैं वो कस्टमर ने खुद इंस्टॉल करनी होती है और लेके आनी होती हैं। तो इसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि जो स्पेसिफिकेशन या जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक डेवलपर आपको प्रोडक्ट जो डिलीवर करने का पाबंद हो। पॉइंट नंबर 15 में मेंशन किया गया है इफ फॉर एनी रीजन द प्रोजेक्ट इज अबैंडन्ड द डेवलपर विल रिफंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ दिस इफेक्ट। कि अगर किसी भी वजह से खुदा न खास्ता प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बन पाता, डिलीवर नहीं हो पाता, कोई भी ABC रीज़न की वजह से प्रोजेक्ट जो है ख़त्म हो जाता है, तो उस सूरत में डेवलपर टोटल अमाउंट मीन विदाउट एनी डिडक्शन आपको 6 मंथ्स के अंदर आपके जितने पैसे आपने पे किए होंगे आपको रिफंड करने का पाबंद हो। इट इज़ क्लियरली अंडरस्टूड दैट इन सच eventuality the applicant will not claim any interest or damage whatsoever nature from the developer। इस सिचुएशन के अंदर इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन आती है तो इस सूरत में एप्लीकेंट जो है कोई इंटरेस्ट या प्रॉफिट या इस तरह की चीज़ डिमांड करने का वो पाबंद नहीं होगा। मतलब कि फ़र्ज कर लेते हैं कि 2 साल के बाद कोई खुदा न खास्ता ABC रीज़न की वजह से प्रोजेक्ट जो है वो खुदा न खास्ता बंद हो जाता है, तो उस सूरत में क्लाइंट ये नहीं कहेगा कि यार आज से 2 साल पहले मैंने इतने पैसे दिए थे, अब गोल्ड रेट की बात करें, हम लोग डॉलर की बात करें तो उस वक्त उसकी प्राइस ये थी, इस वक्त इसकी प्राइस ये है, तो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे आज करंट मार्केट वैल्यू के मुताबिक आप रिफंड वगैरह
प्रोवाइड करें, जो कि 99% पॉसिबल ही नहीं है। डेवलपर्स अल्हम्दुलिल्लाह ओजी डेवलपर्स बहुत क्रेडिबल हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेके अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं। पॉइंट नंबर 16 के अंदर कहा गया है द डेवलपर शेल रिमेन द एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ द इंटायर रूफ स्पेस एंड नो एप्लीकेंट शेल क्लेम एनी राइट्स ऑफ एनी नेचर अपॉन द रूफ स्पेस। मतलब कि बिल्डिंग की जो रूफ टॉप का एरिया है वो डेवलपर की मलकियत रहेगी, कोई भी एप्लीकेंट जो है उसको क्लेम करने का पाबंद नहीं होगा। मतलब कि रूफ स्पेस रूफ टॉप जो है उसके अंदर जो आपको डिफरेंट अमेनिटीज़ प्रोवाइड की जानी है या रेस्टोरेंट प्रोवाइड की जानी है, दैट विल बी ओन्ड बाय द डेवलपर और वही उसको मेंटेन कर रहे होंगे, ना कि कोई यानी applicant. Point number 17 says all serial number and or other identification numbers and marking given in the layout plans, booking and or allocation letter pertaining the unit are on ad hoc, temporary and tentative basis, and the developer reserve the right to amend, change or renumber the same इफ़ कंसिडर नेसेसरी। मतलब कि फ्लोर प्लान के ऊपर जो सीरियल नंबर वगैरह आपको मार्क करके दिए गए हैं उसके अंदर कोई इतनी परेशानी की बात किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर उसको चेंज करने की ज़रूरत पेश आती है थोड़ा बहुत, अगर लेआउट प्लान अगर वो चेंज करते हैं और यूनिट नंबर की नंबरिंग के अंदर थोड़ी बहुत अमेंडमेंट उन्हें करनी पड़ती है, तो इसमें क्लाइंट को किसी किस्म का कोई इशू नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 18 सेज द एप्लीकेंट्स विल बी चार्ज इन केस ऑफ इंक्रीज्ड एरिया बाय स्पेसिफिक प्राइस पर स्क्वायर फीट एज मेंशन्ड इन द इंटीमेशन लेटर। बुकिंग फॉर्म के ऊपर जो चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं, पोजेशन के वक्त अगर उनका एरिया उससे ज़्यादा होता है, जो कि एक कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 5-10 स्क्वायर फीट 15 स्क्वायर फीट का प्लस माइनस इसके अंदर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो उस सूरत में आपको जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं अकॉर्डिंगली आपके पर स्क्वायर फीट रेट के मुताबिक अदा करने होंगे। पॉइंट नंबर 19 के अंदर ये मेंशन किया गया है द एप्लीकेंट शेल नॉट कैरी आउट एनी एडिशन और ऑल्ट्रेशन इन द यूनिट ऑफ द प्रोजेक्ट involving structure including columns, slabs and beams of the building within the premises allotted to him her and will not perform any amendment to utilities that disturb and harm other residents. Point number 19 के अंदर ये कहा गया है कि एप्लीकेंट अपनी जो उनकी विसिनिटी होगी, जो अपार्टमेंट होगा या जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर किसी भी किस्म की अल्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, जो कि खासतौर पे उनके कॉलम्स, स्लैब्स और बीम्स जो कि दूसरों के लिए भी डिस्टर्बेंस का और खतरे का बाइस बन सकती हैं, तो आप उसके अंदर अल्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 20 के अंदर कहा गया है द एप्लीकेंट शेल नॉट ब्रिंग inside the project of the unit of the property any goods or machinery which is hazardous and endangers the life of applicants and other residents. इन स्पेशल केसेस परमिशंस फ्रॉम द डेवलपर्स इज डीम्ड नेसेसरी। मतलब कि आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी मशीनरी जो आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी खतरे का बायस बन सकती है वो नहीं लाएंगे। अगर इसकी बहुत ही ज़्यादा किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़ती है तो स्पेशल केसेस के अंदर आपको डेवलपर से परमिशन लेने के बाद ये स्टेप उठाना होगा। पॉइंट नंबर 21 की बात करें 21 नंबर के ऊपर द एप्लीकेंट्स शेल यूज अ यूनिट फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज डेवलप्ड, कंस्ट्रक्टेड एंड अलॉटेड। इसके अंदर यही कहा गया कि आप जिस मकसद के लिए वो यूनिट बनाया गया था और आपने वो यूनिट खरीदा था, आप उसी मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर इसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया जाए तो फर्ज कर लें आप अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं, अपार्टमेंट के अंदर रह रहे हैं और आप वहाँ पे कहते हैं कि मैं कोई मशीन ला के तो वहाँ पे कपड़े सीने का काम स्टार्ट कर देता हूँ, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो आपके रिहाइश के लिए अपार्टमेंट अलॉट किया गया, तो यू शुड लिव देयर इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट फॉर एनी commercial or mechanical work. Moving forward to point number 22, the applicant shall maintain the unit at his her own cost in good condition, that it will not harm other units and shall not do any act of endanger, damage or impair the building as a common area of the building. The applicant shall abide by the rules and regulations of authoritative bodies. इसके अंदर ये कहा गया है कि जो rules and regulations वहाँ की मैनेजमेंट की तरफ से डिफाइन होंगे वो वहाँ के रेजिडेंट्स जो होंगे वो पाबंद करने के पाबंद होंगे, और ऑन टॉप आपका जो यूनिट है और आपके जो कॉमन एरियाज़ हैं आप उसके अंदर किसी किस्म की तोड़ फोड़ और इस तरह के मामला नहीं करेंगे जो कि बिल्डिंग को और कॉमन एरियाज़ को नुकसान पहुँचा सकें। पॉइंट नंबर 23 says the applicants of the unit are not allowed to erect any external signboard or hoarding. Also will not fix any kind of publicity material in the said property without the permission of the developer. मतलब कि आप किसी भी किस्म की पब्लिसिटी और साइन बोर्ड्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है अपनी यूनिट के ऊपर नहीं कर सकेंगे अनटिल एंड अनलेस आप डेवलपर से उसकी परमिशन नहीं लेते। पॉइंट नंबर 24 सेज द एप्लीकेंट्स विल नॉट अंडरटेक एक्टिविटीज दैट चेंजेस एलिवेशन आउटलुक ऑफ द बिल्डिंग
nor do anything which spoils the atmosphere of the project. इसमें यही कहा गया कि आप किसी भी किस्म की इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेंगे जो बिल्डिंग की एलिवेशन को या उसकी आउटलुक जो है उसको खराब कर सके और पूरे एक प्रोजेक्ट का और लिविंग स्टैंडर्ड्स का कह लें कि माहौल जो है वो खराब कर सके। आप इस तरह की एक्टिविटी वहाँ पे नहीं कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 25 says the applicant shall not use common areas and corridors of the building for personal use। मतलब कि एप्लीकेंट्स जो हैं जो कॉमन एरियाज हैं वो सारे लोगों के लिए कॉमन है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इसकी एक फ़नी सी एग्जांपल ले लें कि ये नहीं होगा कि आप कॉमन एरियाज़ के अंदर कोई चिप्सों की कह लेंगे स्टॉल लगा लें, इस तरह की एक्टिविटी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। कॉमन एरियाज़ मीन के वो प्रॉपर्टी जो हर किसी को कम्युनिटी की हर बंदा जो है उसको एक्सेस कर सकता है, तो आप वहाँ पे अपनी कोई पर्सनल इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 26 है डेवलपर रिजर्व द राइट टू कैंसिल द एग्रीमेंट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द अफॉरमेंशन्ड टर्म्स एंड कंडीशंस बाय द एप्लीकेंट। इसके अंदर यह है कि अगर आप जो डेवलपर की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस और चीज़ें आपको बताई गई हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते, उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो डेवलपर के पास ये राइट होगा कि आपका एग्रीमेंट जो है वो किसी भी सूरत में वो कैंसिल करते हैं। पॉइंट नंबर 27 सेज द बुकिंग ऑफ द यूनिट शैल बी कंसीडर्ड वैलिड सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। द डेवलपर शैल इशू एनओसी फॉर दिस पर्पस। मतलब कि अगर आपने कोई चेक्स वगैरह या पे ऑर्डर अगर आपने पे किया है अगर आपने किसी भी यूनिट के अगेंस्ट, तो वो क्लियर होने की सूरत में आपको एनओसी और अलॉटमेंट लेटर वगैरह जो है वो इशू होगा। पॉइंट नंबर 28 सेज अलॉटमेंट शैल बी इशूड आफ्टर 5 days ऑफ बुकिंग प्रोसीजर। इट्स ए सिंपल के अलॉटमेंट लेटर जो है जब आपकी डाउन पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपको अलॉटमेंट लेटर जो है वो इशू किया जाएगा। पॉइंट नंबर 29 सेज कैटेगरी यूनिट चार्जेस शैल बी अप्लाइड एज पर द कंपनी पॉलिसी। कैटेगरी चार्जेस मतलब कि आपका फ्रंट फेसिंग, मेन बुलेवार्ड, कॉर्नर फेसिंग एट्रियम, इस तरह के जो प्राइम लोकेशन की यूनिट्स होते हैं उनके ऊपर जो कैटेगरी चार्जेस होंगे वो एज पर पॉलिसी जो है आपके ऊपर अप्लाई होंगे। पॉइंट नंबर 30 विच इज लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टर्म्स एंड कंडीशंस, एस्केलेशन शैल बी चार्ज एनुअली इफ डीम्ड नेसेसरी बाय ओजी डेवलपर्स। कि अगर बहुत ही ज़्यादा कह लें महंगाई और चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उस सूरत में आपको एस्केलेशन चार्जेस भी पे करने होंगे। लेकिन ये पॉसिबल एज सच ओजी डेवलपर्स के साथ इसलिए नहीं होता कि ये बड़ी स्ट्रेटजिकली अपनी प्रोग्रेस के साथ वर्किंग और कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बड़ी तेज़ी से करते हैं, और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है आफ्टर सम सर्टेन टाइम लाइक 4 से 6 महीने के बाद अपनी प्राइसेस जो हैं वो रिवाइज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। जस्ट इसकी ज़िंदा मिसाल जो है हमारे सामने बहरिया स्काई है, जिसके अंदर 5 दफ़ा ये प्राइसेस जो हैं वो ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। बढ़ाने से मुराद कि एक तो कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रही होती है और उसके बाद जो नया बायर होता है वो उसको उस नई कीमत के ऊपर भी खरीदने के लिए विलिंग होता है, रेडी होता है, बिकॉज उसको काम नज़र आ रहा होता है। तो एस्केलेशन चार्जेस बहुत कह लें कि रेयर चांसेस हैं कि इसके अंदर आपको हिट हो, अदरवाइज उनकी प्लानिंग और चीज़ें जो होती हैं वो कंपैरेटिवली डिफरेंट होती हैं, बट स्टिल दिस इज मेंशन्ड इन आवर टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आपको ये कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी था। सो लाहौर स्काई मॉल के हवाले से हम लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशंस का एक डिटेल्ड जायज़ा लिया। इसके अंदर 30 के करीब पॉइंट्स है जो कि हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 इनको ट्रांसलेट करके थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश की। सो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है बिफोर यू बुक एनी यूनिट इन एनी प्रॉपर्टी और एनी प्रोजेक्ट। आपको इनका जायज़ा लेना चाहिए ताकि फ्यूचर के अंदर आपको किसी भी किस्म का दिक्कत का और दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। लाहौर स्काई के अंदर रिसेंटली बड़ी ज़बरदस्त 2 डील्स अनाउंस की गई हैं। एक तो 3rd फ्लोर के ऊपर हमारे पास फूड कोर्ट की ऑप्शंस हैं, और सेकेंडली लो बजट के अंदर ही हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट की ऑप्शन 13 फ्लोर के ऊपर लॉन्च की गई है। सो टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से या बुकिंग के हवाले से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर विच इज़ 0333110536, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल which is Consult, Decide and Buy Properties. Thank you very much.